बहुत सारे लोग फ़ोन्स यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो वहाँ पढ़ाई तो होती है बट वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ये। मेरे इंस्टाग्राम पे हज़ारों मैसेज ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है, सर मुझे डर लग रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। 3 महीने से तैयारी कर रहा था, मेरे मॉक टेस्ट में 50 नंबर आए 200 में से। मैं बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया। 50 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन का तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। उस टाइम मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था और आज मैं सीजल 19 बैच द्वारा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे चेन्नई जोन में पोस्टेड हूँ और ये मेरी तीसरी नौकरी है। सिर्फ सीजल ही नहीं, CHSL, MTS, CPO, CDS, FCAT ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स थे जो मैंने क्वालिफाई किए, वो भी सारे के सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन था। आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम किशन गुप्ता है। मैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर हूं 2019 बैच CGL से। आज मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि मैं यहां तक पहुंचा कैसे, एक गांव का बच्चा यहां तक इस पोस्ट पे पहुंचा हुआ। एक इंटरैक्टिव सेशन होगा हमारे SSC एस्पिरेंट्स और मेरे बीच में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी पर्सनल परेशानियां आती हैं तैयारी के दौरान, पर्सनल टिप्पणी की जाएगी और आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। छोटा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा हमारे बारे में। एक दिलदार नगर नाम का गांव है जहां से मैं बिलोंग करता हूं और बहुत अभी तो थोड़ा ठीक हो गया, लेकिन जब मैं छोटा था तब वहाँ पे एक स्कूल भी नहीं था जहाँ पे मैं पढ़ाई कर सकूँ। और ये सब स्टार्ट होता है मेरे माताजी से, क्योंकि मेरी माताजी रांची वुमेन्स कॉलेज से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो उनका बहुत ही एक सपना था कि मेरा बेटा भी स्कूल बस में पढ़ने जाएगा, लेकिन जब उनकी शादी हो गई गाँव में तो वहाँ ऐसा कोई स्कूल ही नहीं था जहाँ पे बस चलती हो। उस वजह से ही पापा से, घर में दादा दादी से सबसे जिद करके मुझे बनारस भेज दिया गया पढ़ने के लिए और एक ऐसे स्कूल में एडमिशन करा दिया गया जिसमें मुझे बस लेने आती थी, स्कूल तक ले जाती थी और स्कूल से घर छोड़ती थी। वहाँ से कहानी सारी स्टार्ट हुई। गांव से शहर पहुंचा पहली बार, वहाँ पे ऐसा नया माहौल मिला, नया स्कूल मिला। CBSE बोर्ड का स्कूल था जहाँ पे मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी। अच्छे घर के बच्चे आते थे वहाँ पे पढ़ने के लिए जिनसे मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता था पर्सनली। बुली भी होता था बहुत ज़्यादा कभी कभी। धीरे 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 क्लास 10 तक पहुंचा और आपको एक बात बता दूं, जो लोग भी मैथमेटिक्स या इंग्लिश से डरते हैं, मैं क्लास 8 फाइनल तक मैथमेटिक्स में फेल होता था। हर बार लाल मार्क लगा होता था मेरे रिजल्ट में। और एक छोटा सा इंस्टेंस है, मैं आपको बताऊंगा। जब क्लास 8 के हाफ ईयरली एग्जाम में मेरा जब रिजल्ट आया, उसमें मेरे मैथमेटिक्स में 10 नंबर थे 50 में से। उसमें लाल मार्क्स लगा हुआ था और मेरे घर वाले, स्पेशली मेरे पिताजी, बहुत ही ज़्यादा निराश थे मुझसे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से वो पैसा भेजते थे। हमारे घर में कोई ऐसा प्रॉपर सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। कभी केरोसिन ऑयल बेच रहे हैं, कभी फ्रूटी बेच रहे हैं, कभी गेहूं बेच रहे हैं। उन्हीं सब चीज़ों से जो पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे होते थे, उन्हीं से मेरी फीस भरी जाती थी, उन्हीं से मेरा सारा पालन पोषण किया जा रहा था बाहर दूसरे शहर में। तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। एक दिन पिताजी बहुत निराश हुए कि भाई, इतना मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना पैसे पे कर रहा हूँ, फिर भी तुम्हारे मैथमेटिक्स में 50 में से 10 नंबर आ रहे हैं। ऐसा है कि अगले जो फाइनल एग्जाम होगा तब तक हमारी कोई बातचीत नहीं होगी आपसे। अगर आप अच्छा कर पाए फाइनल्स में तभी आपकी पढ़ाई कंटिन्यू रखी जाएगी, अदरवाइज आप चुपचाप गांव आ जाइए, जो हम काम कर रहे हैं वो भी आप करिए, जैसे फैमिली में जैसा चलता आ रहा था। वो बात बहुत ज़्यादा बुरी लगी थी मुझे और 3 महीने तक मेरे पिताजी से मेरी बात नहीं हुई थी लिटरली। और वही एक मेरे लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था कि मैथमेटिक्स में फाइनल्स में क्लास 8 के एग्जाम में मेरे 98 मार्क्स आए थे। ओवरऑल परसेंटेज तो 62 ही था, लेकिन मैथमेटिक्स में मेरे 98 मार्क्स थे 100 में से, जो कि जो मेरे क्लास का टॉपर था उससे भी ज़्यादा थे। और वही मेरे लिए था एक टर्निंग पॉइंट जहाँ से मेरा पूरा गेम चेंज हो गया। मैथमेटिक्स में मुझे इंटरेस्ट आ गया, साइंस में इंटरेस्ट आ गया और फिर कभी लाल मार्क्स नहीं लगा। क्लास 12th के बाद ऐसा कुछ समझ में नहीं आया क्या करना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव था। पता नहीं चल रहा था क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरा भैया, एक जो कज़न है, ऑडिट ऑफिसर है इस समय वो कैग में, उसको देख के, उसकी लाइफस्टाइल देख के मुझे लगा कि यार हो सकता है सरकारी नौकरी मेरे लिए भी बनी हो, मैं भी तैयारी कर सकता हूँ। मैंने पूछा 1-2 लोगों से कि भाई क्या आता है सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम में, तो वहाँ से पता चला कि मैथमेटिक्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है। मैंने एक पेपर देखा, पेपर देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मैं इसको कर सकता हूँ। और वहीं से मेरा ये सफ़र स्टार्ट हुआ। ग्रेजुएशन टाइम में मैंने सेकेंड ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की और थर्ड ईयर जाते-जाते तक ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। थर्ड ईयर में मैंने एग्ज़ाम दिया। पहला एग्ज़ाम तो थर्ड ईयर में हम दे नहीं सकते थे, लेकिन ट्रायल के लिए दिया था ऐसे ही, उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन थर्ड ईयर के बाद जब मेरा पहला अटेम्प्ट था सीजीएल का 2019 बैच का, वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। सिर्फ सीजीएल ही नहीं, CHSL, MTS, CPO, CDS, FCAT ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स थे जो मैंने क्वालिफाई किए, वो भी सारे के सारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। इसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न था, मेरी पूरी 6 से 8 महीने की डिसिप्लिन तैयारी। 8 महीने में सबसे अलग था, सबसे दूर था हर एक डिस्ट्रैक्शन से, फैमिली से, फ्रेंड से।
सबसे अलग होके 8 महीने तक मैंने पढ़ाई की थी और वही सबसे बड़ा रिजल्ट दिया कि मेरे हर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हुआ। और आज मैं सीजीएल 19 बैच द्वारा सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे चेन्नई जोन में पोस्टेड हूँ। 3 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए और ये मेरी तीसरी नौकरी है। ऐसे ही आज हमारे साथ बहुत सारे एसएससी के एस्पिरेंट्स बैठे हुए हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं अपनी परेशानियों से। उनकी कुछ परेशानियों को हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि उनके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए और साथ साथ आपके डाउट्स भी उसके क्लियर हो सके। हाय सर, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, बिकॉज अब बहुत सारे लोग फ़ोन्स यूज़ करते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो वहाँ पढ़ाई तो होती है बट वो एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है। फ़ोन्स हो गए, सोशल मीडिया हो गए, तो क्या आपने अपनी खुद की जर्नी में ये डिस्ट्रैक्शन फेस की थी और आप बता सकते हैं कि इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर भागा जाए और सिर्फ प्रिपरेशन पे फोकस किया जाए? देखिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल है और ये सबकी परेशानी है। एक छोटी सी लाइन बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिए कि आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप ही नहीं, ऐसे करोड़ों बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। करोड़ों बच्चों के पास वही फ़ोन है जो स्मार्टफ़ोन आप यूज़ कर रहे हैं। किसी के पास आईफ़ोन होगा, किसी के पास एंड्रॉयड होगा, लेकिन फ़ोन वही है, डिस्ट्रैक्शंस वही हैं, सोर्सेस वही हैं। डिसाइड आपको ये करना है कि क्या आपको उन करोड़ बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उसमें से जो 1 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, आपको उस रेस में आना है, या जो 99 लाख बच्चे फेल हो रहे हैं उस रेस में जाना है। कुछ तो अलग कर रहे होंगे जो 1 लाख बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है कि जो यूज आप फोन का ले रही हो या ले रहे हो, आप फेसबुक पे लगे हुए हो, इंस्टाग्राम पे लगे हुए हो, यूट्यूब पे लगे हुए हो, फालतू के वीडियोस देख रहे हो जो आपके तैयारी में कोई भी काम नहीं आने वाले हैं। या हो सकता है उन बच्चों के जैसा आप फोन का यूज कर रहे हो जो हर समय उन वीडियोस के ऊपर फोकस किए हो जो उनके तैयारी को और मजबूत बना रहे हो या उनको अपने सिलेक्शन के और पास ले जा रहे हो। ये सारा कुछ डिसाइड आपको खुद करना है। आपको ये सोचना है कि आपने क्यों ये तैयारी स्टार्ट की थी, आपका रीजन क्या, आपका मोटो क्या तैयारी करने का। अगर आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं तो आप कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, कितना भी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए, कुछ भी कर लीजिए, आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है अनटिल एंड अनलेस कि आप खुद क्लियर नहीं है कि आपको ये तैयारी क्यों करनी है। तो सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे ही आपने एसएससी सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे क्लियर हुआ तो आपने सबसे पहले किसको याद किया? एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगा। एक मेरा दोस्त है अनुज सिंह नाम का। हम स्कूल साथ गए, कॉलेज साथ गए, तैयारी साथ किए और सिलेक्शन भी साथ लिए। उसका 2023 बैच से सिलेक्शन हुआ, मेरा 19 बैच से हो गया था। जब रिजल्ट आया था 7 अप्रैल 2022 था वो डेट, और हम ऐसे ही गर्मी में दोपहर में बैठे हुए थे अपने रूम में और अनुज ने बोला कि भाई रिजल्ट आ गया। अब मैं तो ऐसा डरा हुआ था कि मुझे, भाई मत चेक करो यार, मैं जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। उसने ऐसे चेक किया, फ़ोन पे रोल नंबर डाला मेरा और आई वॉज सेलेक्टेड एज अ सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। वो कूद के आके मुझे ऐसे गले लग गया कि भाई इंस्पेक्टर बन गया, भाई इंस्पेक्टर बन गया। और दैट टाइम अनुज था मेरे साथ और मेरा छोटा भाई था और हमने प्रॉपर बढ़िया कोल्ड ड्रिंक ले आके पार्टी की। सब कुछ शांत होने के बाद फिर मैंने सबसे पहले पापा को फ़ोन कर बताया कि पापा सिलेक्शन हो गया है। एंड ऐसा ही था सब। एक्चुअली मैं पहले से ही जॉब में था तो उतना नया नहीं था लोगों के लिए, लेकिन फिर भी सब खुश थे। कि जो भी बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके अंदर एक सेल्फ डाउट आ जाता है, उनको लगता है कि मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे कभी अपने तैयारी के टाइम पे सेल्फ डाउट नहीं आया, लेकिन आजकल के बच्चों का बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। ये मेरे इंस्टाग्राम पे हज़ारों मैसेज ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है, सर मुझे डर लग रहा है, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। वो डिसाइड करने वाले आप थोड़ी हैं। वो तो डिसाइड करेगा आपका मेहनत, आपकी जो रूथलेस डिटर्मिनेशन आपके अंदर होनी चाहिए, वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते हैं। आप दुनिया से झूठ बोल दोगे, मुझसे झूठ बोल दोगे, सर आज तो मैंने 8 घंटे पढ़ाई की, अपने मम्मी पापा को झूठ बोल दो, आज तो मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है, लेकिन आप खुद को धोखा नहीं दे सकते, कभी भी नहीं दे सकते। अगर आपने आज 8 घंटे पढ़ाई की है तो आपको रात को इतनी अच्छी चैन की नींद आएगी ना कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर आपने आज 8 घंटे की पढ़ाई दिखावे के लिए की है कि हाँ मैंने किया है, तो आप पूरी रात भी जगे रहोगे तो भी आपको नींद नहीं आएगी और कल के लिए आपको चिंता सताएगी कि यार कल क्या करूंगा, कैसे करूंगा, कहाँ समय काटूंगा, कहाँ पे समय बिताऊंगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ जब मैं तैयारी के स्टार्टिंग फेज में ही था, 2-3 महीने हुए थे तैयारी करते हुए। मॉक टेस्ट दिया मैंने, मेरे मॉक टेस्ट में 50 नंबर आए। मैं 3 महीने से तैयारी कर रहा था, मेरे मॉक टेस्ट में 50 नंबर आए 200 में से। मैं बहुत ही ज़्यादा हताश हो गया, मैं क्या तैयारी कर रहा हूँ यार, 6-7 महीने में एग्जाम देना है मुझे और 50 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन का तो कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से। उस टाइम मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया था एक। वो डिसीजन ये था कि मैं घर जाते ही अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख दिया था। और उस फ़ोन को आप सच में बिलीव नहीं करोगे, मैं 6 महीने या साढ़े 6 महीने बाद मैंने उस फ़ोन को ऑन किया था। साढ़े 6 महीने बाद मैंने उस फ़ोन को ऑन किया था और साढ़े 6 महीने मैंने वो तैयारी की अपने लाइफ़ की, जिसमें मैं ना ही अपने दोस्तों से बात किया, ना ही मैंने अपने माँ-बाप से बात किया था बहुत ज़्यादा नहीं।
हर एक चीज़ से दूर, फ़ोन था नहीं, सारी किताब कॉपी में पढ़ाई, लैपटॉप में पढ़ाई करना, और वही देन है जो मैंने हर एक एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। तो ये लाइफ़ में आपका एक टाइम आता है जब आपको सेल्फ डाउट आता है, आपको अंदर से आपकी अंतरात्मा बोलती है कि भाई जग जाओ। अगर आप उस समय जग जाते हो, अगर उस समय आप अपने लाइफ़ का कोई ऐसा डिसीज़न ले लेते हो जो आपको आपकी पूरी राह बदल दे, तो आप समझ लो कि आपका जो आने वाला 40 साल है वो पूरा बदल सकता है। अगर आप उस समय भी उस चीज़ को छोड़ देते हो, उस अपॉर्च्युनिटी को छोड़ देते हो कि हाँ ठीक है यार, कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे, फिर बहुत मुश्किल है। इस जर्नी के दौरान आपने कौन-कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्लियर किए हैं? और उनके पीछे आपकी जो प्लानिंग थी, जो स्ट्रैटेजी थी, वो किस तरह से आपने निर्धारित की थी? मेरा सबसे पहला एग्ज़ाम निकला था एफकैट, एयर फोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर का एग्ज़ाम निकला था। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं एसएसबी में फेल हो गया था, जो हमारा 5 दिन वाला इंटरव्यू होता है। एक चीज़ वो भी होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्विट कब करना है। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि 17-17 एसएसबी दे रखे हैं, 18 एसएसबी दे रखे हैं, लेकिन उनका फिर भी क्लियर नहीं हो रहा, एज खत्म हो चुकी है और दूसरे एग्ज़ाम्स भी नहीं दे पाते हैं वो। मेरे साथ 2 एसएसबी में फेल हुआ, 2 एसएसबी के बाद ही मैंने क्विट कर दिया था कि भाई ये मेरा लाइन नहीं है, मुझे अब दूसरी लाइन में जाना है। तो ये भी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और जीडी मैंने कभी नहीं दिया। और आप तैयारी कर रहे होगे, अच्छी बात है, आप तैयारी करिए, लेकिन मेरे पिताजी ये कहते थे कि भैया मैं तुम्हें इतना पढ़ा रहा हूँ, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तो तुम कांस्टेबल बन के तो नहीं रहोगे ज़िंदगी भर। कुछ अच्छा करना है उससे। तो मैंने कभी इसीलिए एमटीएस और जीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया। सबसे पहले मेरा एफकेट क्लियर हुआ, फिर मेरा सीडीएस क्लियर हुआ, फिर मेरा सीपीओ क्लियर हुआ। सीपीओ में मुझे ऑल इंडिया रैंक 300 मिला था, जिसमें मुझे बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली थी। उसके बाद फिर मेरा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसीआईओ 2 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, जिसमें मैंने 2 साल तक काम भी किया, और लास्ट में ये सीजीएल क्लियर हुआ, जिसमें मैं अभी कार्यरत हूँ। इसके पीछे मेरी जो प्लानिंग थी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। बहुत लोगों का सवाल होता है कि सर रेलवे के एग्ज़ाम के लिए ये कोचिंग कर लेता हूँ, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए ये कोचिंग कर लेता हूँ, उस एग्ज़ाम के लिए वहाँ से क्लास ले लेता हूँ। बिल्कुल गलत सोचते हैं, ये सारा एक बिज़नेस प्लान है। आपको जैसे ही कोई फॉर्म आएगा, उसका एक कोर्स लॉन्च हो जाता है टीचर का कि हाँ भाई रेलवे के लिए हम मैथमेटिक्स का ये अलग कोर्स चला रहे हैं, रीजनिंग के लिए ये अलग कोर्स चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, मेरे बहन, जो भी आप इस बात को सुन रहे हो, आपके सब्जेक्ट्स मैटर करते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट किस एग्ज़ाम में आते हैं। जनरल कॉम्पिटिशन की बात करें तो हर एक एग्जाम में इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, यही 4 सब्जेक्ट आते हैं। किसी-किसी में इंग्लिश नहीं आते हैं, किसी-किसी में इंग्लिश की जगह हिंदी आता है, किसी-किसी में सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं। जैसे कि रेलवे में सिर्फ रीजनिंग, मैथ्स और जीके पूछा जाता है। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल एग्जाम्स में, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वो सिर्फ और सिर्फ 10th लेवल का होता है। उसके लिए कोई भी आपको अलग से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रॉपर 10th लेवल तक की तैयारी, आप एक कॉमन तैयारी कर रहे हो, आप हर एक एग्ज़ाम इंडिया में हो, जो भी ग्रुप बी या ग्रुप सी या ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर कर सकते हो, यूपीएससी को छोड़ के, क्योंकि वो डिफरेंट थिंग है। लेकिन अगर आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, इन 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर कमांड है, आप इंडिया का हर एक एग्जाम क्लियर कर सकते हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो पर्सनल कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम करा रहा हो। तो आप इस चक्कर में कभी मत पड़िए, या इस झलावे में कभी मत आइए कि हाँ, उस टीचर ने रेलवे का बैच स्टार्ट किया तो वो बैच खरीद लेता हूँ, उस टीचर ने एसएससी का बैच स्टार्ट किया तो वो बैच खरीद लेता हूँ। एसएससी में भी ये फलाने टीचर का एमटीएस का बैच आया है, मुझे एमटीएस का एग्जाम देना है, उनका सीएचएसएल का बैच आया, सीएचएसएल का एग्जाम देना है, नहीं। सब एग्जाम में सेम क्वेश्चन आता है, सेम लेवल का क्वेश्चन आता है। आप खुद सोच के देखिए कि एग्जाम इतने सारे होते हैं, 10th लेवल के एग्जाम होते हैं। अगर हम एक छोटी सी भी एग्जाम्पल लेके चले कि अगर पूरे साल में 1000 पेपर हो रहे हैं और एक पेपर में 100 सवाल आ रहे हैं, तो आपको पता कितने सवाल हो गए पता है? 1 लाख सवाल हो गए। एक साल में 1 लाख सवाल बन रहे हैं आपके 4 सब्जेक्ट मिला के, मतलब हर सब्जेक्ट से 25-25 हज़ार सवाल बन रहे हैं। अगर आप पिछले 5 से 10 साल का सवाल देखो तो 10 लाख सवाल आपके पास हैं। तो क्या अब आइंस्टाइन थोड़ी आके बनाएंगे पेपर, या न्यूटन अलग से कुछ भेजेंगे कि नहीं फिजिक्स में ये नया थ्योरम लगा दो? नहीं, वही सवाल होते हैं, सेम सवाल रिपीट होते हैं। कभी नंबर चेंज हो जाता है, कभी कंसेप्ट में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, कभी कैलकुलेटिव बना देते हैं। कंसेप्ट चेंज नहीं हो सकता, उसके पीछे का तरीका चेंज नहीं हो सकता। तो आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है, ना ही कि एग्जाम के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहली बात, जब भी आप पेपर देते हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो आप मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में तो परेशानी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसको ट्रांसलेट कर लोगे हिंदी में और आप कर लोगे। बच्चों की परेशानी आती है इंग्लिश में, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, जो गाँव के बच्चे हैं, उनको इंग्लिश में बहुत परेशानी होती है कि इंग्लिश नहीं हो रहा, इंग्लिश नहीं हो रहा। उसके लिए मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँगा, बहुत ध्यान से सुनना, और किसी भी टीचर की बात मत सुनना। बस जो मैं कह रहा हूँ उसको 3 महीने तक करके देखना। सबसे पहली चीज़, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। अगर आप उसको लैंग्वेज की तरफ पढ़ोगे, आपका सबसे ज़्यादा स्कोर आएगा इंग्लिश में, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट होगा इंग्लिश। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप सब हिंदी भाषी हैं, हम भारत में मैक्सिमम हिंदी, नॉर्थ बेल्ट में हिंदी बोलते हैं हम लोग। अगर मैं आपसे बोलूँ, सवाल पूछता हूँ कि सीता एक लड़की है और एक सेंटेंस दिया हुआ है कि सीता आम खाता है,
आपसे इसमें एरर पूछा जाए तो आप कितना सेकंड लगाओगे इसमें एरर बताने में? सीता एक लड़की है तो खाता की जगह खाती होगा। इसके लिए तो आपने कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया ना। ये तो आपके दिमाग का लैंग्वेज का समझ था ना, आपको भाषा की समझ थी कि नहीं सीता एक लड़की है तो मुझे खाती लगाना है, खाता नहीं लगाना है। इसी तरह सेम इंग्लिश भी होता है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। अगर आप इंग्लिश को लैंग्वेज की तरह यूज़ करोगे, बोलने की कोशिश करोगे, जितना ज़्यादा रीड करोगे, जितने ज़्यादा आपके पास शब्दकोश जो वोकैब्युलरी होती है वो होगी, जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा कॉम्प्रिहेंशन का, जैसे कि आप कोई लाइन पढ़ रहे हो उसकी हिंदी आपको समझ में आ रही है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप कॉम्प्रिहेंशन पे करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप लिटरेचर पे करोगे, उतना ही ज़्यादा मार्क्स आपके आएँगे इंग्लिश में। ग्रामर इज़ द लीस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ग्रामर सबसे कम इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश में। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लिटरेचर, यानी कि रीडिंग। आप कितना पढ़ रहे हो, कितना बोल रहे हो, भाषा की तरह कितना उसको इस्तेमाल कर रहे हो। दूसरी जो होती है वोकैब्युलरी, आपके पास शब्दकोश होने चाहिए बोलने के लिए। लास्ट में आता है नियम, और एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए आप चुपचाप 120 रूल्स होते हैं ग्रामर के, उनको 3-4 बार पढ़ लो, उसके बाहर कोई एग्ज़ाम में रूल नहीं आता, उतना ही काफ़ी है। बस बोलने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो, और इंग्लिश का मतलब होता है प्रीवियस ईयर। पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए इंग्लिश के, तुम्हें आता हो, ना आता हो, जैसे गुड़ पे मक्खी चिपकती है, वैसे ही तुम उस प्रीवियस ईयर की किताब पे चिपक जाओ और उसको पूरा चाट जाओ, रट्टा मार जाओ, चाहे आ रहा हो, चाहे ना आ रहा हो। उसी में से सारे सवाल आएँगे, बस। स्टॉप पॉइंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? दूसरा, जब लगातार फेलियर्स हासिल होते हैं, तो ऐसे में डिप्रेशन और एंग्जायटी से कैसे बचा जाए? पहले मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूँगा। जो लगातार आपको फेलियर्स मिल रहे हैं ना, वो कुछ 1% ही बच्चे होते होंगे जिनका किस्मत, जो लक बोलते हो, साथ नहीं दे रहा हो। अदरवाइज़ जो 99% बच्चे हैं ना, उनके फेलियर का ज़िम्मेदार वो खुद होते हैं। आई एम स्पीकिंग फ्रैंकली, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फेस किया हुआ है। जब मैं भी तैयारी कर रहा था, जब मैं स्टार्टिंग के 3-4 महीने बस ऐसे हवा में कि हाँ भाई हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा करता था, तो मुझे फेलियर के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन जब मैंने अपनी तैयारी को उस मोड़ पे लाया कि नहीं, मुझे करना ही करना है, क्या गलती कर रहा हूँ मैं, उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, मतलब मेरा हर एक दिमाग, हर एक थॉट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो इसलिए आ रहा है कि मैं अपनी इस तैयारी को यहाँ तक कैसे पहुँचाऊँ। अगर मेरे 50 नंबर आ रहे हैं तो मैं 70 तक कैसे पहुँचाऊँ, 70 आ रहे हैं तो 100 तक कैसे पहुँचाऊँ। जब आप इस लेवल की तैयारी करने लगोगे, जब आप इस लेवल के अपने थॉट प्रोसेस को बना लोगे ना, तो फेलियर कभी लाइफ में आएगा ही नहीं, ना ही कभी डिप्रेशन होगा, ना ही कभी एंजाइटी होगी। आप इतने खुश रहने लगोगे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप किसी दिन 8 घंटे पढ़ाई करते हो ना मन से, उस दिन आपको रात को जो चैन की नींद आएगी ना, वो आपको कभी नसीब नहीं होगी। वो इतनी अच्छी नींद होती है, इतनी सुकून भरी नींद होती है, और ये लोग नहीं करते। आपको क्यों लगता है कि 1 करोड़ लोग में से 1 लाख बच्चे ही क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं? वो कुछ तो अलग कर रहे होंगे ना। उनको भी वही दाल-चावल मिल रहा है, उनको भी वही किताबें मिल रही हैं, उनको भी वही टीचर्स पढ़ा रहे हैं, वो भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं, वही जगह पे रह रहे हैं, मुखर्जी नगर हो, राजेंद्र नगर हो, कहीं भी। लेकिन वो कुछ अलग कर रहे हैं। वो अपने गोल के प्रति प्रॉपर डेडिकेटेड है, उनके अंदर रूथलेस डिटर्मिनेशन है, जो आप लैक कर रहे हो। आपके अंदर भी चिंगारी है, लेकिन आप उसको आग नहीं बना पा रहे हो, और जो आग बना रहा है वो निकल जा रहा है। ये डिप्रेशन, एंग्जायटी कुछ नहीं होती है, आप अपने फेलियर के ज़िम्मेदार खुद होते हो। हाँ, इस समय मैं कह सकता हूँ कि कुछ जो प्रॉपर चीज़ें नहीं चल रही थी एसएससी में, पेपर लीक्स हो रहे थे या फिर पेपर कभी टफ, कभी आसान, कभी कैंसल हो जा रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है, कभी-कभी होता है। इसी को बोलते हैं किस्मत। ये अगर ठीक-ठाक चल रहा है तो आपका सिलेक्शन टोटली डिपेंड करता है कि आप तैयारी किस लेवल की कर रहे हो, आप क्या खुद से खुश हो या नहीं। स्टॉप पॉइंट के बाद जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, अगर कोई एसएससी की तैयारी 21 साल की एज में स्टार्ट कर रहा है, अगर वो 8-10 महीना, 12 महीने प्रॉपर अपना दे देता है, उसका सिलेक्शन 100% होगा। सेकंड थिंग, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 2 साल से लेके 2.5 साल तक ही तैयारी की प्रैक्टिस करनी। सेकंड थिंग, आपको मैक्सिमम 2 से 2.5 साल ही तैयारी को देने हैं। अगर आप उस 2 से 2.5 साल में नहीं कर पा रहे हो, अगर आप किसी एग्जाम को 2 बार में, 3 बार में भी नहीं कर पा रहे हो, तो भाई आपको क्विट कर देना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं बना है जिसको आप एक बार में क्लियर नहीं कर सकते हो, या अगर थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं जिनको आप सुधार करके दूसरी बार में क्लियर नहीं कर सकते हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप करना नहीं चाहते हो। मैं तो सीधा यही जवाब देता हूँ। तो जैसा कि हमारे इंटरैक्टिव सेशन था, आपके परेशानियों को दूर कैसे किया जाए, आपके परेशानियों का सोल्यूशन क्या हो सकता है, तैयारी के समय क्या क्या अड़चने आती हैं और उनसे कैसे बच सकते हैं आप, मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की कि आपके उन सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। बाकी ऐसा और भी कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो आप नीचे कमेंट जरूर करके बताना कि ये कैसा है, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करूं। और मैं जोश टॉक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, थैंक यू बोलना चाहूंगा कि ऐसा इंटरैक्टिव सेशन अरेंज किया ताकि जो लाखों बच्चे हमें देख रहे हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो सके। थैंक यू जोश टॉक्स।